अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल मेंटो रिफॉर्म्स, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। अब ये टॉपिक हमारे पेपर में किस तरह से आता है, ये सबसे पहले तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि भाई व्हाट वर मॉडल मेंटो रिफॉर्म्स, या फिर डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मॉडल मेंटो रिफॉर्म। इसका एक और नेम भी है, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। So these are some possibilities of the 4 mark question. If we talk about the 7 mark question, तो 7 mark का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि why Morley-Minto reforms were opposed या फिर criticized या फिर rejected by Indian National Congress। ये 7 मार्क्स की इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाउ लेट्स सी के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे क्या। सबसे पहले यहाँ पर हमें दो पर्सनालिटीज नजर आती हैं जिनके नेम पे मॉडले मिंटो रिफॉर्म हमारे पास है। एक हमारे पास पर्सनालिटी है जिसका नाम है जॉन मॉर्ले, हु वॉज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड मिंटो नजर आते हैं जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल की पोस्ट समाओ एक ही है, जिसको हम यहाँ पर टारगेट करते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे कि भाई इन दोनों की एफर्ट से क्या क्या रिफॉर्म्स बनाए गए। सबसे पहले रिफॉर्म का फीचर हमारे सामने आता है, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 to 60। अब हमारे सामने एक सेंट्रल असेंबली नजर आ रही है और हमारे पास मैंने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबलीज की दी हैं। एग्जाम्पल्स इस वजह से दी ताकि आज की जो पाकिस्तान की एग्जाम्पल है हम उससे ये बात समझ सकें, सो इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने इस्लामाबाद कहा, जो कि हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, जैसे सिंध की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, केपीके की। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं। तो अब सबसे पहले जो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किया गया। इससे पहले रिफॉर्म्स के अंदर 16 नंबर ऑफ सीट्स थी, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने वो 60 कर दी थी। इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी एक्सपेंड कर दिया गया था। नाउ लेट्स सी कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सीट्स को कैसे इंक्रीज किया। यहाँ पर हमें गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो नजर आ रहे हैं और इनके साथ उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नजर आ रही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है भाई? वो काउंसिल जिसके पास अथॉरिटेटिव पावर हो, लॉज इंप्लीमेंट करने वाली काउंसिल। अच्छा, अब यहाँ पर हमें मेंबर्स नजर आ रहे हैं भाई, 16 to 60 नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर। अब ये 60 मेंबर्स कौन से मेंबर्स थे? इसमें 28 तो ऑफिशियल्स थे। ऑफिशियल्स मेंबर वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी पोजीशन पे होते हैं, किसी ना किसी पोस्ट पर होते हैं ब्रिटिश की, चाहे वो मिनिस्ट्रीज के अंदर हों, चाहे वो अपना मिलिट्री के अंदर हों, वो ऑफिशियल्स कहलाते हैं। अब ये 28 तो ऑफिशियल्स थे और 32 नॉन ऑफिशियल्स लोग थे। अब नॉन ऑफिशियल्स कहाँ से आते थे भाई? नॉन ऑफिशियल स्पेशल इलेक्टोरेट्स, प्रोविंशियल प्रोविंशियल असेंबलीज, और इसमें से भी 5 को गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट किया करता था, वाइसरॉय ही नॉमिनेट किया करता था। यू डू नॉट नीड टू गो टू इन टू मच डेप्थ कि भाई स्पेशल इलेक्टोरेट्स क्या हैं, प्रोविंशियल असेंबली से कैसे आते हैं। आपके सिलेबस में इतनी डेप्थ नहीं है, सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया गया था 16 से 60। और 60 भी कौन से मेंबर्स थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए। इसके बाद जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसके अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया गया था। जैसे 50 नंबर ऑफ सीट्स किन असेंबलीज के लिए रखी गई? जो कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस थे। जबकि पंजाब, बर्मा, आसाम जैसे स्टेट्स की 30 नंबर ऑफ सीट्स कर दी गई थी। अब यहां पर हमें एक चीज नजर आती है, दैट इज राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज गिवन टू मुस्लिम। हर जगह सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात आती है, सेक्शन 2 के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है। तो आज हम इसको बहुत इजी वे में समझते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्चुअली होते क्या हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, एंड वी आर कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासरूम।
एक क्लासरूम के अंदर टोटल 11 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, और इस क्लास के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं 10 नंबर ऑफ सीट्स के लिए। 10 नंबर ऑफ सीट्स है जिसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। जो इलेक्शंस जीतते जाएंगे वो इन 10 नंबर ऑफ सीट्स पर आते जाएंगे। लेकिन क्लासरूम में बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि बॉयज जो हैं वो मेजॉरिटी में और गर्ल्स बिल्कुल माइनॉरिटी में। अगर नॉर्मली इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज्यादा इन 10 नंबर ऑफ सीट्स पे डोमिनेट करने के चांसेस बॉयज के हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में। और गर्ल्स को एक भी सीट नहीं मिल सकती अगर डायरेक्टली इलेक्शंस हो रहे हों। तो भाई अब गर्ल्स ने यहाँ पर कहा कि यार इस तरह से अगर इलेक्शंस होंगे तो हमारा तो कोई शेयर नहीं होगा, हमारी तो कोई सीट्स नहीं होंगी। सो वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्या मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का? ये देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का यहाँ पर मतलब ये है कि इन 10 नंबर ऑफ सीट्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हो जाएंगी। 2 नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हो चुकी हैं, या फिर आप इसको 1 भी कंसिडर कर सकते हो, 1 नंबर ऑफ सीट या 2 नंबर ऑफ सीट्स। और बाकी जो 8 नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बॉयज के लिए हैं। अब ये जो गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड हुई हैं, इसका मतलब ये है कि इन 2 नंबर ऑफ सीट्स पे गर्ल ही रिप्रेजेंटेटिव होगी और गर्ल्स ही वोट कर सकती हैं। ना इन 2 सीट्स पे कोई बॉय आ सकता है और ना ही बॉय वोट कर सकता है। सो नाउ द 2 नंबर ऑफ सीट्स आर फिक्स्ड फॉर द गर्ल्स। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बॉयज की जगह हम हिंदूज को रख सकते हैं और गर्ल्स को रिप्लेस करके हम मुस्लिम्स को यहाँ पर रख सकते हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाउ द हिंदूज वर इन मेजॉरिटी इन इंडिया एंड हाउ द मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी इन इंडिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसके बाद हमारे पास एक और फीचर ये है कि द गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 1 इंडियन मेंबर टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा भाई, ये क्या होता है? गवर्नर जनरल कैसे एम्पावर होता है और वो कैसे नॉमिनेट करेगा इंडियन मेंबर को, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस। ये रहे भाई हमारे गवर्नर जनरल और ये रही इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर टोटल 6 मेंबर्स थे जिनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जैसे होम, मिलिट्री, लॉ, पब्लिक, फाइनेंस, रेवेन्यू। तो अब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका काम है लॉस को इम्प्लीमेंट करना। अकॉर्डिंग टू 1909 एक्ट, गवर्नर जनरल इस बात के लिए एम्पावर्ड था कि वो इनमें से इन 6 मेंबर्स में से किसी एक को इंडियन सेलेक्ट करेगा। और इस 1909 की वजह से लॉ की जो मिनिस्ट्री थी, लॉ का जो सब्जेक्ट था, वो एक इंडियन मिनिस्टर को दिया गया। नंबर 2, 2 Indians were chosen to be the part of the Indian to be the part of the Council of Secretary State for Indian Affairs. This could help the Secretary State make decision about India's administration and policies during British rule. By including Indians, they wanted to show some Indian involvement in the decision making. अब हम चल के देखते हैं। एक तो हमने गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखा जो कि इंडिया के अंदर होता है, लेकिन अब ये सेक्रेटरी स्टेट का कौन सा काउंसिल होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, और 2 इंडियंस को अगर इसमें नॉमिनेट किया भी गया तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अलॉट हुए, ये हम देखते हैं। सो हेयर इज द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटेन के अंदर होगा। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर टोटल हमें 15 मेंबर्स नजर आते हैं जिनके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, लॉ, मिलिट्री, पब्लिक वर्क, सो ऑन। अब इस जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, इसके सेक्रेटरी स्टेट काउंसिल के अंदर इंडियंस को 2 सब्जेक्ट्स दिए गए। और वो 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? एक तो लैंड रेवेन्यू का सब्जेक्ट इंडियन को दिया गया और दूसरा एजुकेशन इंडियंस को दी गई। सो इन 15 में से 2 मेंबर्स इंडियन इलेक्ट किए गए थे बाय द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। नाउ सी के इस मॉडलेमेंटो रिफॉर्म का आउटकम क्या था? इसके आउटकम में हमें बहुत क्लियरली ये नजर आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के फेवर में नहीं थे, क्योंकि
Hindus were dominant in India. They were in the majority, so they were not willing to get the separate electorates. इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती थी कि जितने नंबर ऑफ सीट्स काउंसिल्स में इंक्रीज हुई हैं, इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया जाए, और ज्यादा सीट्स को इंक्रीज किया जाए। और तीसरा रीजन ये है कि नॉमिनल पावर्स वर गिवन टू द इंडियंस। अब ये हमें समझना होगा कि ये नॉमिनल पावर्स क्या होती हैं। नॉमिनल पावर्स के अंदर ये कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इस 1909 एक्ट में इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ सजेशन सजेशन देने की परमिशन दी, वोट करने की परमिशन दी, ठीक है। और बिल्कुल नॉमिनल पावर्स इंडियंस को दी गई। नॉमिनल पावर्स का मतलब ये है कि नो रियल पावर्स। इंडियंस के हाथ में कोई भी अथॉरिटेटिव पावर नहीं थी। वो लॉ बना नहीं सकते थे, जस्ट वो लॉस के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, अपने चेंजेस सजेस्ट कर सकते थे, और क्वेश्चन पूछ सकते थे। और सारी की सारी रियल पावर्स वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो आई होप कि ये 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट आप सबको बहुत क्लियर हो गया होगा।